नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का तीसरा अध्याय। सुबह 10 बजे विदा हुई। उसके बाद शेष दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो किसी गिनती में हो, लेकिन प्रेम जब गिनने बैठता है तो बहुत उदारता से। डीडी ने विदा के बाद के उन घंटों में इतनी अधिक बातें स्मृति लेखा में दर्ज की कि उन्हें गिनवाने में ही घंटों लग जाएं। बतौर बानगी यहां दो चार बातें बता देना काफी होगा। बारात को विदा करने के बाद जब घर आती लोग कुंवर कलेवा के लिए बनाए गए पूरी सिंगल टू गुटके रायता चटनी को लंच का दर्जा दे रहे थे, तब बेबी ने डीडी को एक पूरी दी और धीमे से कुमाऊनी में कहा, ये किसी की बनाई हुई और जूठी की हुई है, जरूर खा लेना। और जब उसने चटनी लगाकर खा ली, तब बेबी ने मानो हवा से कहा, गुड बाय गुड बाय। गुड़िया ने पूछा, कौन हो रहा है गुड बाय? बेबी ने आंखें नचाकर कहा, जो है वही हो रहा है, और कौन होगा? इसी लंच के दौरान जब डीडी बब्बन से गीता बाली के रूप और अभिनय की प्रशंसा कर रहा था, तब खाना परोसने में व्यस्त बेबी पहले तो ए बैरी बलम सच बोल रे क्या होगा गीता बाली की ताजा फिल्म का यही गीत गुनगुनाती रही। फिर उसने कहा, गीता बाली कितनी मोहीली है ना, मैं जो बंबई में होती तो उससे अब तक शादी कर रखती। पता नहीं क्या सुखदेव मुनि हैं वहां के लड़के। क्या क्या मतलब अजीब से। भोजन के बाद बेबी ने डीडी को पान का बीड़ा अपने हाथों से लगा कर दिया। बीड़ा देते हुए उसकी उंगलियां डीडी की उंगलियों से छू गईं। छून के क्षण नायिका और नायक की निगाहें मिली। नायिका मुस्कुराई और उसने दबे स्वर में पूछा, करंट तो नहीं लगा? पान में चूना बहुत तेज था, तंबाकू बहुत ज्यादा। डीडी का मुंह कट गया, उसे हिचकियां आती रहीं। बेबी ने उसे पानी का गिलास लाकर दिया और हिचकियां आने के संदर्भ में कहा, गीता बाली याद कर रही होगी। जीन सिमंस। डीडी ने पानी पीकर उद्घोष किया, गीता वाली नहीं, जीन सिमंस। जो होगी तुम्हारी ये घोड़े की जीन। बेबी ने मुंह बिचकाया। दोपहर जब सब लोग खा पीकर अलसा रहे थे, बेबी और उसकी हम उम्र लड़कियां एक कमरा बंद करके दबी जबान में बातें कर रही थीं और खिखिया रही थीं। बगल के कमरे में बब्बन और बेबी के ठुलदा कर्नल भुवन चंद्र शास्त्री के साथ लेटा हुआ डीडी यह जानने को मरा जा रहा था कि बातचीत का विषय क्या है। सहसा बेबी ने आवाज उठाकर नायक को सुनाने के लिए कहा, सबसे भला यह है कि कोई लाटा मिल जाए। लाटा यानी गूंगा, यानी बुद्धू, यानी डीडी। बेबी की टिप्पणी पर भीतर ठहाका बुलंद हुआ और कर्नल साहब ने उठकर अपनी बहन को फटकार सुनाई। तीसरे पहर चाय पीने के बाद संगीत मंडली जमी। बब्बन और उसकी छोटी बहन गुड़िया तो खैर अच्छे गाते ही हैं, बेबी की आवाज भी सुरीली है। उसने एक फिल्मी गीत सुनाया, महफिल में जल उठी शमा। डीडी से गुड़िया ने अनुरोध किया कि कुछ गाए और बब्बन ने सख्त ताकीद की कि बहुत से गानों की एक एक पंक्ति गाकर बाकी याद नहीं है, कहने वाला अपना नखरा मत दिखाना। डीडी ने बहुत सोचा और फिर एक कुमाऊनी गीत गाया। यह भी उसे पूरा याद नहीं था, लेकिन इसकी एक पंक्ति ही काफी थी। तेरो जूठो मैं नहीं खाच्यूं, माया ले खवायो सुआ। मतलब तेरा जूठा मैं नहीं खाता, प्रीत ने खिलवा दिया सुग्गी। नायक की आवाज थोड़ी महीन है, ऐसी चीखने चिल्लाने वाली मुर्कीदार बंदिश में चल जाती है। नायिका सुनकर मुस्कुराई और फिर उसने एक विचित्र सी टिप्पणी की, वो पूरी तो दयादी की जूठी की हुई थी। इस टिप्पणी पर गुड़िया हंसी, बाकी लोग विस्मित हुए। नायक ने गाना बंद कर दिया। आगे की पंक्तियां उसे याद नहीं थीं। गुड़िया और बेबी दोनों से पूछा गया कि उस टिप्पणी का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने सिवाय खिलखिलाने के और कोई उत्तर नहीं दिया। कर्नल साहब नाराज हुए। मंडली बर्खास्त हो गई। नायक अहाते की रेलिंग पर झुककर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बेबी और गुड़िया आईं। उनके साथ दुबली पतली, तीखे नाक नक्श और उदास आंखों वाली
जन्म जन्म की साइड हीरोइन नुमा एक लड़की थी। परिचय दिया गया कि यह दया है, बेबी की ढोली गांव। ढोली गांव यानी ब्राह्मण बिरादरियां अपने गांवों से पहचानी जाती हैं। अक्सर गांवों के नाम के पुरानी राजधानियों चंपावत और अल्मोड़ा में मोहल्ले भी हैं। तो बेबी की ढोली गांव ब्याही बूबू, बूबू यानी बुआ की बेटी। दया पहलागा करने को झुकी, डीडी ने रोका। गुड़िया ने दया का गुणगान किया, कितनी सुघड़ और होशियार है। बेबी ने गुणगान किया, साहित्य अनुरागी है, डीडी का समस्त साहित्य पढ़ चुकी है, हिमानी नाम से कविताएं लिखती है, इसकी एक कविता सुमित्रा मम्मा ने पसंद की है। मम्मा यानी मामा। इसकी एक कविता सुमित्रा मामा ने पसंद की, संगम में छपने भेजी है। दया से अनुरोध किया गया कि कविता सुनाए। दया ने कहा कि मैं कभी कविताओं वाली कॉपी ही दे दूंगी, याद मुझे रहती नहीं, सुनाना मुझे आता नहीं। अब गुड़िया ने डीडी का गुणगान शुरू कर दिया। दया ने कहा कि रसोई में मेरी राह देख रहे होंगे। दया के जाने के बाद गुड़िया और बेबी एक दूसरे की ओर देखकर हंसती रहीं। फिर बेबी ने नए सिरे से दया का गुणगान शुरू कर दिया। इस बातचीत का उद्देश्य समझकर अपने याकी का सर्वथा अप्रत्याशित उत्तर पाकर नायक विह्वल हुआ और विह्वलता ने उसे धृष्टता प्रदान की और सीधा और साफ बोला, मुझे होशियार लड़कियां पसंद नहीं। कभी मेरे लिए लड़की ढूंढने ही बैठो गुड़िया तो बुद्धू सी ढूंढना कोई। बुद्धू सी कैसी? गुड़िया ने हंसते हुए पूछा, ये हमारी बेबी जैसी? और नायक ने बहुत मासूमियत से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। नायिका ने नायक के सिर हिलाने की नकल उतारी और फिर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। गुड़िया के गले में हाथ डालकर वह हंसती हंसती टेनिस कोर्ट की ओर भाग गई। नायक ने पीछा नहीं किया, करना चाहिए था। गोधूली। डीडी बंगले के सामने जंगली गुलाब के झाड़ के पास खड़ा हुआ था। सूने बरामदे में बेबी आई और हूं करके धुन गुनगुनाने लगी। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। डीडी को जवाब में कुछ गुनगुनाने की जरूरत महसूस हुई। इसी फिल्म का कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर गुनगुनाए। नहीं, यह उसके प्यार की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। तो यद्यपि राहत अभी हुई नहीं थी, नायक गुनगुनाया पंकज की एक धुन। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना। नायिका ने स्वयं चुप होकर नायक का गुनगुनाना सुना और फिर उसके साथ साथ अंतरा स्वयं भी उठाया, उससे कहीं बेहतर स्वर में। अब नायक चुप हो गया और नायिका को अपलक आंखों से सुनते हुए नायिका की ओर बढ़ता गया। जब वह बिल्कुल करीब आ गया तब उसने गुनगुनाहट को शब्द भी दे दिए। तुम्हारा मेरे साथ यूं गुनगुनाना, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना भुलाना। नायिका हंसने लगी और तभी बब्बन ने आकर टिप्पणी की कुमाऊनी में, ठहरे ठहरे बच्चे अभी बुलवाते हैं बेबी के ठुलदा। नायिका ने हथेली उल्टी करके अपना मुंह नाक ढांप लिया कि यही अदा है उसके झूठ मूठ ले जाने की। रात। खाना खाने के बाद दीदी और बब्बन बंगले के बाजू अंधेरे में बुजुर्गों से छिपकर धूम्रपान का सुख लूट रहे हैं। तभी पास एक कमरे की बिजली जलती है। दोनों सिगरेट हथेली में छिपा लेते हैं। कमरे की खिड़की पर बेबी प्रकट होती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। बब्बन उससे बिजली बुझाने को कहता है। अब नायक सुनता रहा कि उस अंधेरे कमरे में नायिका बच्चे को चूम रही है बार बार और एक अंट शंट लोरी बनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। इस लोरी में एक शब्द का बारंबार उपयोग किया जा रहा है, लाटा। उस रात सब जल्दी सो गए, थके जो थे, लेकिन नायक को नींद नहीं आई। वह देर तक साथ लेटे बब्बन को बातों में उलझाए रहा, लेकिन आखिर वह भी दो चार लंबी उबासियां लेकर सो गया। रसोई घर से जूठे बर्तन मांजे जाने की आवाज आनी भी बंद हो गई। नायक उठा और बंगले के अहाते की रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। नीचे, बहुत नीचे ताल की रोशनियां नजर आ रही हैं।
नायक ने चाहा कि कोई और भी उठकर आए और इसी तरह चुपचाप इन सुदूर रोशनियों को देखता रहे। दो लोग, दो घड़ी, साथ साथ इतना इतना अकेलापन अनुभव करें कि फिर अकेले न रह पाएं। लेकिन कोई नहीं आया और नायक ने तब अनुभव किया कि अकेलेपन में भी कुछ है जो नितांत आकर्षक है, सर्वथा सुखकर है। लेकिन अफसोस कि उसे पा सकना अकेले के बस का नहीं। उसने सिगरेट रेलिंग पर मसल कर बुझा दी, एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर ठंड में सिहरते हुए गुनगुनाया, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना। और उसे लगा कि प्यार एक उदास सी चीज है और बहुत प्यारी सी चीज है उदासी। कमरे की ओर लौटते हुए उसका पांव एक गमले से टकराकर छिल गया। उसके हाथ पांव अक्सर इसी तरह चीजों से टकराते रहते हैं। शायद इतनी ऊंचाई से उसकी आंखें नीचे आए रुकावटों को देख नहीं पाती। अब वह उदास ही नहीं, आहत भी था। उदास और आहत दोनों होना उसे कुल मिलाकर प्रेम को परिभाषित करता जान पड़ा। नायक ने विदा के बाद उन घंटों में कम से कम 50 बातें याद रखने लायक मानकर मन में अंकित की। उनमें से कुल 5 और सो भी संक्षेप में प्रस्तुत करने लायक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक विस्तार में चला गया हूं। नायक के लिए रही हों, लेकिन हमारे आपके लिए क्या सचमुच ऐसी बातें उल्लेखनीय या स्मरणीय हैं? यह भी सोचना पड़ता है कि जब यही अथवा इनसे मिलती जुलती बातें पहले के साहित्यकार लिख गए हैं, आज के मनोवैज्ञानिक विश्लेषित कर चुके हैं, तो मैं इन्हें दोहरा समझाकर आपका अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट करूं? अगर भावनाओं के वैज्ञानिक सूत्र बन गए होते, अगर भावनाओं का जैव रसायन स्पष्ट हो चुका होता, या अगर आप और मैं मान चुके होते मन से कि प्रेम को वही जानता है जो समझ गया है कि प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता, तो मुझे यह सब झंझट नहीं करना होता। सचमुच ढाई आखिर से काम चल जाता। संप्रति के ब्यौरे में जाने को बाध्य हूं, ब्यौरे को ही भावना मानने के लिए अभिशप्त हूं। यही कहकर आपसे अनुग्रह की याचना कर सकता हूं कि नायक अपने अनुभव को इसलिए अद्वितीय मानता है क्योंकि वह एक मानवीय इकाई है और हर मानवीय इकाई अद्वितीय है। चाहे अनगिनत प्रेम कहानियां लिखी जा चुकी हों, इस नायक विशेष की प्रेम कहानी नहीं लिखी गई है। अस्तु। तो अगले दिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक डीडी ने 125 बातें और 25 दृश्य अपने मन में अंकित किए। बातों को छोड़ ही दें, प्रेमी जिन्हें दर्ज करते हैं उन बातों के संदर्भ में यही प्रतिक्रिया होती है कि यह भला कोई बात है। अब देखिए ना, नायक ने एक बात यह नोट की कि नायिका ने उस दिन जो 2 पोशाकें पहनी, दोनों का रंग गुलाबी था और गुलाबी नायक का चहीता रंग है। यह एक संयोग भी तो हो सकता था। या कि वाद के दुराग्रह में यह सोचने की क्या जरूरत है कि यह महज संयोग है, या कि गुड़िया से बेबी ने यह जाना है कि गुलाबी डीडी दाज्यू का, दाज्यू मतलब है भाई साहब, ज्यू का अर्थ होता है जी। या कि वाद के दुराग्रह में यह सोचने की क्या जरूरत है कि यह महज संयोग है, या कि गुड़िया से बेबी ने यह जाना है कि गुलाबी डीडी दाज्यू का प्रिय रंग है और इसीलिए वह गुलाबी पोशाकें पहने हैं। और एक बार सोच भी लें तो इस ओर ध्यान क्यों न दें कि इससे पहले दिन, अगले दिन नायिका ने गुलाबी पोशाक क्यों नहीं पहनी। 25 दृश्यों के प्रसंग में यह निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा कि डीडी को अब यह भ्रम हो चला है कि वह डीडी नहीं, परमात्मा द्वारा लिखित और दिग्दर्शित एक प्रेम प्रधान फिल्म का नायक है, अनाड़ी और अनिच्छुक सहनायक। यह समझते हुए परमात्मा ने नायिका की भूमिका में जीन सिमंस को उतारा है कि शायद इसी से प्रेरित होकर नायक बढ़िया अभिनय कर सके। परमात्मा की इस फिल्म की शूटिंग में रीटेक नहीं होता। नायक ने अपने सभी स्नायु तार कस डाले हैं कि परमात्मा को निराश न करे। 25 के 25 दृश्य यहां दिखाना ज्यादती होगी। परमात्मा की फिल्म पर कैंची चलाने की धृष्टता पर केवल 4 दृश्य दिखाने की अनुमति चाहता हूं। सुबह, बंगले का कोने वाला छोटा कमरा, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कमरे से लगे बाथरूम से नल चलने की और नायक के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वही सिग्नेचर ट्यून,
हमें भूल जाना। नायिका कमरे में आती है, मेज पर खुली पड़ी किताब उठाती है, अटक अटक कर उसका शीर्षक पढ़ती है। हाउ ग्रीन वॉज माई वैली। अपने पल्ले नहीं पड़ती ये बातें। कुछ ऐसा भाव जताते हुए वह पुस्तक फिर मेज पर रख देती है और कहती है, पंकज मालिक, चाह पेला। नायक तौलिए से मुंह पोंछते हुए कमरे में आता है और कहता है, जरूर पियेंगे कानन बालाजी। आज हमें आपने बेड टी उर्फ मगन चाह देकर ही टरका दिया। बेमानती हुई सरासर। दूसरी बार वाला मगन चाह हमें मिला ही नहीं। मगन चाह की अंग्रेजी क्या ठहरी? नायिका मुस्कुराते हुए पूछती है। ए कप दैट चीयर्स, नायक जवाब देता है। कुछ खाने को? नायिका जाते हुए पूछती है। खास इच्छा नहीं है, वैसे कोई बढ़िया सी चीज हो तो नीयत बिगाड़ी जा सकती है। अपना खोपड़ा ले आऊं? वह तो थोड़ा सा खा लोगे? नायिका दरवाजे पर रुककर घूमकर पूछती है। शौक से ला सकते हैं अपना खोपड़ा, उसे खाने में बदहजमी का कोई खतरा नहीं। नायिका चली जाती है। नायक एक क्षण मुस्कुराता रहता है, फिर हाउ ग्रीन वॉज माई वैली उठाकर पढ़ने लगता है। वह इस उपन्यास में पूरी तरह डूब गया है। कथानक के अनुसार उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे हैं। कभी कभी तो वह उसकी कोई पंक्ति उचार भी देता है। हंसी का प्रसंग आता है तो हंसता है, रुलाई का प्रसंग आता है तो रुआंसा हो जाता है। यही ढंग है उसका कहानी उपन्यास पढ़ने का। ऐसे में उसे कोई देख ले तो यही कहेगा, पगला कहीं का। उसे अब कोई देख रही है, लेकिन कथानक में उलझा हुआ वह दीन दुनिया से इतना बेखबर है कि देखने वाली को देख नहीं पा रहा है। वह यह भी नहीं सुन पा रहा है कि वह जो आई है कह रही है, चाह। नायिका आवाज उठाकर दोहराती है, चाह। स्वर नायक के कानों में पहुंचता अब जरूर है, लेकिन मस्तिष्क उसे विश्लेषित करने से इनकार कर देता है। लिहाजा किताब पर से आंख हटाए बगैर वह पूछता है, हूं? चाह। नायिका चीखती है। चाय और नायिका दोनों की सुखद उपस्थिति अब उसका मस्तिष्क अंकित करता है। वह सक्रिय होता है, चहक कर कहता है, चाह। आहा। कुछ ज्यादा ही सक्रिय होता है। उसकी उत्साही हथेली गिलास को थामती नहीं, थप्पड़ सा मार कर गिरा जाती है। चाय गिर जाती है, नायक की उंगलियों पर, नायिका के पांव पर, फर्श पर। नायिका पांव झटकते हुए सिसकारी भरती है। नायक उंगलियां झटकता हुआ सॉरी कहकर क्षमा मांगने की औपचारिकता और चीख मारने की व्यवस्था दोनों का निर्वाह करता है। गंदा कर दिया ना फर्श, नायिका कहती है। अब बब्बंदा रिसाएगा। रिसाएगा मतलब गुस्सा करना। अब बब्बंदा रिसाएगा। सवेरे उठकर उसने झाड़ू पोछा कर रखा। नायक बब्बन की सफाई खब्द से सुपरिचित है, तो वह इधर उधर देखता है और फिर मेज पर से एक कागज का टुकड़ा उठाता है और फर्श से चाय पोंछने की कोशिश करता है। इसे कहते होंगे तुम्हारी बंबई में पोछा लगाना। नायिका प्यार भरी व्यंग फटकार सुनाती है। वह भीतर जाकर पोंछा लाती है और फर्श पोंछ देती है, और तब फर्श पर बैठी हुई नायिका अपने अंगूठे से जरा ऊपर उभर आया एक नन्हा सा फफोला लख करके कहती है, जलाना ही आने वाला ठहरा, गंदे। नायक थोड़ा पसोपेश में है। उसे यह कहना है कि मैं भी तो जला हूं, या कि क्षमा याचना करनी है। आप, वह कहता है, इस पर जल्दी कुछ लगा लीजिए ना, हल्दी और गोले का तेल या जंबक या। नायिका अपनी बडरी आंखियां अपने अंगूठे से उठाकर उसके चश्मे पर जमाती है और पूछती है, ये आप क्या लगा रखी है? मैं देश वाली हूं कोई। देश वाली मतलब गैर पहाड़ी। कुमाऊनी आत्मीयता को तू तड़ाक में विश्वास है, और आप संबोधन वह देश वाली यानी मैदानी लोगों को मुबारक करती है। ऐसा स्मरण कराए जाने पर अब नायक कहता है, आप आई मीन तुम। नायिका उसकी बात काटकर संशोधन करती है,
तू, आई मीन तू, नायक कहता है खासे संकोच से। तू। नायिका आंखें बंद करके सिर हिलाकर नायक का अनुमोदन करती है, फिर कहती है, मेरा नाम आई मीन तू, तेरा नाम आई मीन मैं पगली कि तू पगला। नायक कहता है, मैं और तू होश में, बाकी सारी दुनिया पगली, कहता है और वहीं फर्श पर उकड़ू उसके पास बैठ जाता है। नायिका अपना चेहरा अंगूठे की ओर झुकाती है और जीभ लपलपाती है, कहती है, जानवरों का भला है साहब, चोट लगी चाट लो, मेरे कहने का मतलब मुझसे तो चाटा ही नहीं जा रहा। फिर वह नायक की ओर नजर उठाती है और पूछती है, चाट देगा तू? नायक तय नहीं कर पाता है कि बात शुद्ध मजाक में कही गई है कि थोड़ी गंभीरता भी है उसमें। प्यार सतत परीक्षा का एक क्रम है, ऐसा मानते हुए नायक नजदीक आकर अपना सिर उसके पांव पर झुकाता है और दृष्टि फफोले पर जमा देता है। वह मानो उस पर ही नहीं, अपने पर भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहता कि फफोला देखने झुका है या चाटने। नायिका की हंसी में भी अनिश्चय है। उसने अपने बदन का भार दोनों हथेलियों पर डालकर सिर पीछे की ओर कर लिया है, मानो फफोले वाला क्षेत्र नायक के लिए निर्बाध छोड़ देना चाहती हो। नायक का चेहरा झुका हुआ है, बगैर उसे पूरी तरह उठाए अब वह नायिका को देखने की कोशिश करता है। दुस्साध्य है दृष्टिकोण, लेकिन सर्वथा दर्शनीय और स्मरणीय है वह सब जो दिख रहा है। होने की प्रतीक्षा में प्रफुल्ल चेहरा, हंसने में खुला मुंह, चकित किंतु उपकृत चितवन, ऊष्मा की धौंकनी बने रोज, साड़ी उठने से उघरी टांगे और एक नन्हा मुन्ना सा फफोला। यह फफोला मेरा दिया हुआ है, मेरा है, मेरा है, ऐसा कहता है नायक मन ही मन अपने से। झुकता चला जाता है वह और उसके होंठ छू जाते हैं उस फफोले से। तब खिलखिलाती है नायिका, लाड़ भरे लेकिन मजबूत हाथों से धकियाती है नायिका, और इस क्रम में बहुत पास आ जाते हैं उसके होंठ नायक की नाक के। अपनी जीभ निकालती है वह, नायक की लंबी तीखी नाक के कोने से जीभ छुला जाती है। बछड़ा कहती है और उठकर भाग जाती है वह। उसे रोकने की कोशिश में नायक फर्श पर लंबा हो जाता है, उसकी डीठ देखता है, एक ओझल हो जाती पीठ, लेकिन ओझल होकर भी वह ओझल नहीं होती। दोपहर, बंगले का धूप खिला बरामदा, कैरम जमा हुआ है, एक मेज पर बोर्ड, उसके चारों ओर कुर्सियों पर चार खिलाड़ी हैं, बब्बन, बेबी, गुड़िया और बेबी के फौजी अफसर भाई। गुड़िया कुछ अनाड़ी है, बाकी सब खिलाड़ी हैं। ये लोग जितना खेल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शोर कर रहे हैं। बब्बन और बेबी बेहतर खिलाड़ी हैं, इसलिए उनमें जबरदस्त प्रतिद्वंदिता है। नायक थोड़ा अलग हटकर एक मोड़े पर बैठा पत्रिका पढ़ रहा है। उसे खेल से कोई दिलचस्पी नहीं, खेलों के मामले में वह कतई अनाड़ी है। उसे नायिका से दिलचस्पी जरूर है और अक्सर वह अपनी निगाहें पत्रिका से उठाकर नायिका पर जमा देता है। कभी कभी नायिका भी देखती है उसकी ओर, और जब भी वह देखती है भाई साहब उसे झड़क देते हैं, खेल पर ध्यान दे। भाई साहब को किसी से मिलना है नैनीताल क्लब में, उनके चले जाने पर चौकड़ी पूरी करने की समस्या है। नायिका नायक से अनुरोध करती है। बब्बन हंसता है, यह क्या खेलेगा? नायक पत्रिका बंद करके खेलने बैठ जाता है। नायिका नहीं जानती कि नायक कितना अनाड़ी है, इसीलिए बब्बन से पिक्चर दिखाने की बाजी बद लेती है। नायक वैसे ही अनाड़ी है, बदाबदी से उत्पन्न घबराहट उसका खेल और भी बिगाड़ दे रही है। और सवा सत्यानाश यह है कि उसके पांव पर एक पांव पूरी ताकत से जमा हुआ है। यह पांव वह झुक कर देख चुका है, नायिका का है जो उसने अनजाने में रख दिया है, या कि बब्बन बराबर तराई वाली बोली में नायक के खेल पर टीका टिप्पणी करके काम और बिगाड़ रहा है। अब बाजी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा चाहती है। बब्बन वगैरह की दो और नायिका वगैरह की एक गोट बची है। क्वीन भी ली जानी है। नायिका क्वीन ले लेती है,
पर कवर नहीं कर पाती। इसके बाद गुड़िया की बारी आती है। वह बब्बन के निर्देशन में क्वीन ले लेती है, कवर भी कर लेती है, अंतिम गोट नहीं डाल पाती, लेकिन वह अब ऐसी जगह है कि बारी आने पर बब्बन आसानी से डाल लेगा। नायक के लिए अंतिम गोट ऐसी फंसी है कि रिबाउंड से भी डल सकनी मुश्किल है। नायिका नायक के लिए स्ट्राइकर जमा रही है, उसे बता रही है कि रिबाउंड लेने के लिए कहां का निशाना साधे। और बब्बन कहता है, अरे किस मुहरे को समझा रही इंगल, लिबाउंड की तो भूल ही जाना भाई ना। दूसरे जो अनाड़ी हो गए है ना, उनका स्ट्राइकर लिबाउंड लेने में अपनी तरफ की पॉकेट में जावे। डीडी मेरा यार वो अनाड़ी है कि लिबाउंड लेने में सामने की पॉकेट में डाल देगा स्ट्राइकर। नायक अब इस बाजी से संन्यास लेना चाहता है। वह स्ट्राइकर को बेबी के बताए स्थान से हटा देता है और लगभग निरुद्देश्य उसे अपनी गोटी की तरफ दाग देता है, और गोटी यहाँ वहां टकराकर बाईं ओर की पॉकेट में चली जाती है। बब्बन माथा पीटता है, बेबी ताली बजाती है। बब्बन कहता है, वाह भैया फ्लूक मास्टर। बेबी कहती है, मिलाओ हाथ पार्टनर। बेबी अपना हाथ नटखट अंदाज से आगे बढ़ाती है। नायक जानता है कि इसमें या तो पहले एक एक उंगली छूकर झटके से हथेली में हथेली ली जाती है, या दूसरे की हथेली को अधर में छोड़ दिया जाता है। उसे डर है कि यहां दूसरी बात होने जा रही है, इसीलिए वह उंगलियां छूने का खेल शुरू होते ही नायिका का अंगूठा पकड़ लेता है। नायिका इस बीच बब्बन से मुखातिब हो जाती है और कहती है कि अब सबको फिल्म दिखाओ। बब्बन मुकरने की कोशिश करता है। नायक इसी इंतजार में अंगूठा पकड़े है कि हैंडशेक पूरा हो। सहसा गुड़िया कहती है, गड़वे की धार दो रे। वह गाती है काज गीत की एक पंक्ति, हम नहीं कम पे बिटिया हमारी, ये तो कम पे है खूस की डारी रे। नायक ने नायिका का अंगूठा उसी तरह पकड़ रखा है जिस तरह कन्यादान के समय पाणी ग्रहण किया जाता है। पिता कूस मतलब कुशा लेकर संकल्प उठाता है और घर की औरतें गड़ुए से पानी डालती हैं। गुड़िया हंसती है, बब्बन हंसता है, नायक झेंपता है लेकिन अंगूठा नहीं छोड़ता। नायिका मुस्कुराती है और अंगूठा छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं करती। क्षण ठिठका रह जाता है। फिर नायिका एक बार नीचे बोर्ड की ओर देखती है, एक बार नायक की ओर, मुस्कुराती हुई गुड़िया की ओर दृष्टि घुमाती है, उसे जबान दिखाती है, उठती है, अंगूठा छूट जाता है उसका। उल्टी हथेली से मुंह ढांप लेती है, दूसरी हथेली पीछे की ओर पसार देती है, भाग जाती है। नायक देखता है वह पीछे की ओर पसरी गदोली न्योतती या क्या जाने नाना ना मताना करती गदोली, हवा में लहराते खुले बाल, अलस डोलते नितंब, जीने गुलाबी ब्लाउज से झांकता कंधे की हड्डी का तिकोना और ब्रा का स्ट्रैप। नायक जानता है कि यह सब धीमी गति में अंकित किए जाने के लिए है, ताकि मन के पर्दे पर इस दृश्य में नायिका जमीन से कूदती सी, हवा में तैरती सी नजर आए। नायक यह भी जानता है कि दृश्य तभी पूरा होगा जब उस पसरी हुई गदोली की ओर एक विह्वल गदोली बढ़ाए वह स्वयं भी हवा में तिर रहा होगा। तिरूंगा, वह अपने से कहता है। तिर चुका हूं, वह अपने को विश्वास दिलाता है। कभी कहीं, या कि शराब पीकर लड़खड़ाता प्यार ऐसे ही परम निराधार आत्मविश्वास के सहारे संभलता है। तीसरा पहर। नायक अपनी इकलौती काली गरम पतलून, ढीले ढाले लाल पुलोवर के साथ पहने नए हीरो देवानंद के अनुकरण में बालों की एक ओर आगे से कलगी निकाले तैयार बैठा हुआ है बरामदे में। उसे बब्बन की प्रतीक्षा है। बब्बन ने उसे फौरन तैयार होने को कहा था और अब बब्बन ही नदारद है। बंगले में भीतर लड़कियां तैयार हो रही हैं। नायक उनकी आवाजें सुन रहा है और उदास हो रहा है। उसे लगता है कि ब्रा पेटीकोट पहनी, क्लिप कांटे रिबन रुमाल ढूंढती,
हुक बटन लगाती लगवाती, टेलकम सेंट छिड़कती, एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जिससे वह बाहर है। लड़कियों के ही नहीं, लड़कों के भी ऐसे तमाम रहस्यमय संसारों से उसने अपने को अलग पाया है। खेल कूद, धौल धप्पा करने वाली दुनिया, मौज मजा लूटने वाली दुनिया, नशा करने वाली दुनिया, जुआ खेलने वाली दुनिया, गंदी गालियां देने और बातें करने वाली दुनिया। बदतर यह है कि उसने अपने को इन खास तरह के संसारों से ही नहीं, दबे ढके मध्यवर्गीय जीवन संसार से भी अलग पाया है। और कभी कभी तो उसे ऐसा भी प्रतीत होता है, इस क्षण भी हो रहा है, कि स्वयं उसके भीतर एक पूरी दुनिया है और इन तमाम और दुनियाओं के संधान में वह उससे भी अलग हो गया है। 5 जनी अब सज धज के बंगले से जा रही हैं। गुड़िया, उसकी बड़ी दीदी बबली, बबली दी की बड़ी बेटी मुनिया, दया और बेबी। स्कर्ट, कार्डिगन, ऊंची एड़ी के सैंडल और पोनीटेल ने बेबी के जीन सिमंस पक्ष को कुछ और भी उभार दिया है। विचित्र किंतु सत्य कि उसका इस तरह कुछ और जीन सिमंस नुमा हो जाना, जीन सिमंस पर अनुरक्त नायक को सुखी करने की बजाय दुखी कर गया है। मानो उसकी यह नायिका भी सिनेमा के पर्दे से चिपक कर अब अलभ्य हुआ चाहती हो। नायक उठता है और रेलिंग के साथ साथ चहलकदमी करने लगता है। उसकी नजर है मोड़ ले लेकर नीचे उतरती अपर चीना मॉल पर, जिस पर 5 जनी चल रही हैं। वह चाहता है कि उनमें से एक कन्या विशेष ऊपर बंगले की तरफ देखे, लेकिन वह देखती नहीं। अब नायक इधर उधर दृष्टि घुमाता है। चीना पीक से लौटता एक घुड़सवार जोड़ा, कदाचित नवविवाहित, फ्लैट्स में मैच खेलने जाते पब्लिक स्कूली लड़के, ऊपर वाले बंगले में रिकॉर्ड प्लेयर पर अंग्रेजी गाना सुनाती किशोरियां, टू लव, और यहां से वहां तक बिखरी यह हरितिमा और उसके मध्य रंग बिरंगी टीन की छतें। नायक को प्रतीत होती हैं कि इतना कुछ है सृष्टि में, लेकिन मेरे लिए नहीं। पीछे से आकर बब्बन उसके धौल जमाता है। किसके इंतजार में आए वर्रिया लल्लू? नायक कहता है, तेरे और किसके? बब्बन कहता है, अबे मैं टिकस निकलवाने चला गया था, बढ़िया खेल है, काली घटा, 2 टिकस हैं, अपन तुपन दिखाते हैं। जब वे पहुंचे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। लिखने पढ़ने वाले नायक को लिखे पढ़े किशोर साहू की यह फिल्म निराशाजनक लगी। बब्बन ने अपनी आदत से लाचार फिल्म पर रनिंग कमेंट्री शुरू की। तब नायक को ठीक ही लगा और वह भी टीका टिप्पणी में जुट गया। इस किशोर साहू को समझा ले उस्ताद, जब देखो यार मेरा फंटीबाजी में मशगूल रहे हैं। बब्बन कहता है, अबे हीरो है हमारा किशोर। नायक कहता, हीरोइनियों की सोबत नहीं करेगा तो क्या तेरी तरियों अंडे की टोकनी सिर पर धरे साहब लोगन की कोठियों के चक्कर काटेगा? उस्ताद बिस्कु 2 हीरोनी, हमको एक भी नहीं। अबे टेसुए क्यों बहा रिया है? इन 2 में से एक जो जरा मरगिल्ली सी है, तुझे दिलवा देंगे किशोर से। तब सामने की सीटों पर बैठी लड़कियों में से एक श करके चुप रहने का आदेश देती है। बब्बन नायक के कान में मंत्र फूंकता है, एक्सक्यूज मी टिराई कर प्यारे। फितना बब्बन का आजमूदा शरारती नुस्खा है, एक्सक्यूज मी। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रेजगारी गिरा दो और फिर एक्सक्यूज मी कहकर उसे ढूंढने उठाने में लोगों को छू दो, परेशान कर दो। नायक को संकोच होता है। बब्बन उसे सूली पर चढ़ने को प्रेरित करता है, स्वयं रेजगारी गिराकर, और वह सूली पर चढ़ ही जाता है। जब सामने वाली मिस साहिबा कहती हैं, गंवार। बंबईया बुद्धिजीवी को गंवार कहा जा रहा है। एक्सक्यूज मी कहकर नायक सामने वाली सीटों के नीचे रेजगारी ढूंढने लगता है। एक टखना उसके टटोलते हुए हाथों की पकड़ में आ जाता है। टखना अपने को झटक कर अलग करता है। एक गर्दन घूमती है और एक फुफकार सुनाई पड़ती है, बदतमीज। नायक का फर्श पर झुका चेहरा, जिसकी पोर पोर से अब सचमुच एक्सक्यूज मी फूट रहा है, सीधा होता है
और पर्दे से टकराकर आते प्रकाश में वह देखता है नायिका को, जो कह रही है, मार मार सैंडल। और फिर मुस्कुराते हुए वह धमकी अधूरी छोड़ दे रही है। बब्बन कहता है, दीदी तेरे पांव छूने झुका था। बेबी नायक से कहती है, आयुष्मान। बब्बन ने ही लड़कियों को टिकट ला कर दिए थे, बब्बन ने ही रेजगारी गिराई थी। यह सब जानते हुए भी गुड़िया ने अपने संयुक्त परिवार की परंपरा के अनुसार शो खत्म होने पर अदालत बैठाई, जिसने डीडी को कसूरवार पाया। अभियोग पक्ष यानी बेबी को अधिकार दिया गया कि अभियुक्त के लिए दंड प्रस्तावित करें। स्विस रेस्टोरेंट में सबको डिनर। बेबी सजा सुनाती है। नायक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतने जनों को डिनर करा सके। उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन अपनी लाचारी को हंसी में उड़ाने के लिए वह कहता है, डिनर खिलाने में तो अपनी ये पतलून बिक जाएगी। दिक्कत यह है खरीदेगा कौन? मैं जो बैठी हूं खरीदने को। नायिका चहकती है। वह अपनी याद दिलाने को पतलून पुरानी बेच गए। नो बहानाबाजी। बब्बन नायक को बचाता है। डिनर खाओगे और वहां घर में जो तुम्हारे लिए दे आलू में पानी उर्फ डटवाड़ी और टिक्कड़ बना रखे होंगे, उन्हें कौन खाएगा? तुम्हारे ससुरे। हमारे ससुरे क्यों खाएंगे? देखो, बेबी ने कहा, हमारे ससुरों का तो स्विस रेस्टोरेंट अपना ठहरा बल। अरे जल्दी करो हो, जो भी जुर्माना हुर्माना करना है तुमको। बबली दी झड़कती हैं। तुम निमुजी क्यों जा रही हो दीदी? गुड़िया पूछती है। निमुजी मतलब निम्न ऊर्जा। जिसे हो रही होगी उज। उज मतलब ऊर्जा। तो जिसे हो रही होगी उज यहां खड़े होकर बकबक करने की। बबली दी हैरानी व्यक्त करती हैं। अरे जैसा भी डिसाइड करते हो जल्दी करो। बब्बन सुझाव करता है, चाट या कॉफी या सैंडविच। बेबी को दूसरा सुझाव पसंद है। बब्बन नायक से दबी आवाज में पूछता है, छन, इतने पैसे तो है ना? नायक सिर हिलाता है। कैपिटल के रेस्तोरां में नायिका के पास बैठकर नायक को बहुत अच्छा लगता है। वह चाहता है कि किसी चमत्कार से बहुत पैसे वाला हो जाए और नायिका को रोजाना महंगे से महंगे होटल रेस्तोरां में ले जाया करे। रेस्तोरां में नायक ज्यादा बातचीत दया से करता है। अपराध भाव सा है उसके मन में दया के प्रति। उनकी बातचीत का विषय है तार सप्तक। इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। बिल चुकाने में नायक की जेब खाली हो गई है। टिप की अठन्नी उसे बब्बन से लेनी पड़ी है। 12 वर्षीय मुनिया, जिसका बोलने का अंदाज कतई अपनी माँ बबली दी जैसा है, रेस्तोरां से बाहर आकर पहले नायक से सहानुभूति व्यक्त करती है। शिबो, डीडी माम तो खंक हो गया। माम मतलब मामा। कुमाऊनी में मात्राएं खा जाने का रिवाज है। और खंक मतलब खाली या कंगाल हो जाना। खैर, डीडी माम तो खंक हो गया। फिर आइंदा जानकारी के लिए पूछती है, अच्छा गुड़िया कैंजा जुर्माना नहीं देने पर क्या होने वाला ठहरा? कैंजा मतलब कनिष्ठ, ईजा, छोटी माँ या मौसी। गुड़िया मौसी बताती है, घर जाकर सब बता दिया जाने वाला ठहरा। नायक देखता नायिका की ओर है पर कहता गुड़िया से है, मुझे तो खुशी तब हो गुड़िया जब तू बेमानती करे। जुर्माना भर दिए जाने के बावजूद घर पर जाकर सब बता दे। नायिका मुस्कुराती है और बेबी के कान में कुछ कहती है। गुड़िया हंसती है और बताती है, बेबी पूछ रही, डीडी दाजू तू क्या सचमुच लाटा है जो घर जाकर खुद नहीं बता सकता? नायक कहता है शायराना अंदाज में, दो में से एक बात तो होगी, या हम गूंगे हैं या वह बहरे हैं। बब्बन कहता है रामलीला वाली शैली में, इस डायलॉग पर बब्बन तंबाकू वाले 8 आना इनाम देते हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बबली दी टोकती हैं, छी हो, सिनेमा के बाद भी तुम लोगों ने यह सिनेमा जैसा जो शुरू कर रखा है। क्यों? गुड़िया कहती है, हमारा डीडी दाजी तो ठहरा ही सिनेमा वाला। तो अपनी बंबई में ही जाकर हीरो बन बल, यहां हमको क्यों दिखा रहा है कौतिक? कौतिक मतलब मेला या तमाशा।
बेबी गुड़िया से कहती है, इस तरह कहती है कि नायक सुन सके, बबली दी नहीं। इनको जो दिखा रहा होगा कौतिक। हंसती हैं वे दोनों और नायक भी हंसता है। फिल्म के एक गीत में फ्रांसीसी और हिंदी दोनों के शब्द थे। मिडिल चीना माल से शॉर्टकट लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हुए उसकी चर्चा छिड़ी है। गुड़िया गीत की एक पंक्ति गुनगुनाने लगती है। जिलेम्बू 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 जिलेम्बू। बेबी पूछती है। इस जिलेम्बू का मतलब क्या हुआ? नायक बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नायिका चौंकने का अभिनय करती है और कहती है, मुझसे? वह हंसती हंसती गुड़िया पर गिर जाती है। उसे संभालते हुए गुड़िया नायक पर गिरने लगती है। चट्टाने हैं, उन पर पिरुल हैं। पिरुल यानी चीड़ की सूखी सुइयां। पांव यूं ही फिसलता है। गुड़िया के धक्के से नायक लगभग गिर जाता है और अपने को बचाने के लिए नायिका का हाथ पकड़ लेता है। अब स्थिति यूं है, बचते बचाते भी नायक का घुटना चट्टान से छिल गया है। वह नायिका के हाथ का सहारा लेकर उठ रहा है। नायिका उस पर झुकी हुई है। करहाते हुए नायक सफाई देता है, मैं फ्रांसीसी का मतलब समझा रहा था, वैसे ये गलत फ्रांसीसी है। अब वह नायिका के पास खड़ा हुआ है। नायिका मुस्कुराकर पूछती है, सही फ्रांसीसी क्या ठहरी? पता नहीं। नायक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। शायद जाम एवू। जमेवू का मतलब क्या ठहरा? नायिका पूछती है। मैं तुमसे नायक वाक्य अधूरा छोड़ देता है। मैं तुमसे। नायिका कुछ इस तरह दोहराती है जैसे वह अध्यापिका हो और नायक छात्र की शाबाश, यहां तक ठीक बताया, अब आगे बताओ। नायक चुप लगा जाता है। नायिका कहती है, बताओ बताओ, मैं तुमसे। गुड़िया हंसने लगती है, मुनिया भी। और तो और गंभीर दया के होठों पर भी मुस्कान खेल जाती है। मैं तुमसे क्या? नायिका पूछती है। क्या क्या करता हूं? भांग की जड़ी करता हूं, नायक खींचकर कहता है। भांग की जड़ी होने वाली ठहरी फ्रांस में? नायिका पूछती है। उत्तर तुम्हारा गलत जैसा हो रहा है भाई। फिर सोचो। मैं तुमसे क्या? नायक एक गहरी सांस लेकर अपने को संयत करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह तो बहुत बुरी बात ठहरी। फिक्र की बात ठहरी। नायिका बुजुर्गाना लहजे में कहती है। बुरी बात ठहरी तुम्हारी ये बकबक। बबली दी गुस्सा होती हैं। शर्म न लाज नकटक राज। जो मुख में आया कहना न कहना कह दिया। अरे तुम कोई बच्चे जो क्या हो अब? बेबी बबली दी का हाथ पकड़कर कहती है। मैं तो अभी बच्ची ही हुई ना दीदी। बेबी हुई मैं। उसे डांटो, बम्बैया बाबू साहब को। नाम बेबी होने से अब जन्म भर बेबी ही रहेगी तू। बबली दी कहती हैं। अरे तेरी उम्र में तो मेरी अब मुनिया होने वाली थी। बेबी पूरी मासूमियत से कहती है। तेरी तो शादी हो गई थी बबली दी। सब लोग हंसते हैं। बबली दी पहले मुस्कुराती हैं और फिर डांटती हैं। ठहर, आज जाकर मैं कहती हूँ गोदी कैंजा से कि अब अपनी बेबी का ब्याह करा दो। तुम कोई नहीं बताओगी, मैं बताऊंगी आज सब बात। चुपचाप ये लोग अपर चीना मॉल पर ऊपर और ऊपर चढ़ रहे हैं। बांझ यानी ओक के जंगल के बीच से गुजरता रास्ता। बबली दी के टॉर्च की मरी मरी सी रोशनी, पेड़ों पर लगी काई और पथ पर बिछे गीले पत्तों की बोझिल गंध, अंधेरे पर बंगलों की रोशनियों के छींटे, झींगुरों की निरंतर झिंग झिंग और कभी कभी किसी बंगले से नीचे या ऊपर की किसी सड़क से आते किसी सुदूर वार्तालाप के टुकड़े। बबली दी अब भी बीच बीच में लानत भेज रही हैं। मूड बदलने के लिए बब्बन गाने लगता है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। नायिका केवल गुनगुनाती है। नायक साहस करता है और मुक्त कंठ से गाता है। रात ये बहार की
फिर कभी ना आएगी। नायक और बब्बन का सामूहिक स्वर। दो पल और भी ये समा। नायिका की आवाज भी यहां मिली है। आवाज की त्रिवेणी पर स्वर टकराते हैं, कंपन पैदा होती है अंधेरे की सतह पर, अनुभूति की गहराइयों में। सुन जा दिल की दास्तां। गाते हुए नायक का गला भर्रा जाता है। कितना सुंदर है ये क्षण, कितना भंगुर है यह क्षण। पानी की टंकी से बंगले की पगडंडी पकड़ते हुए नायक सोचता है, कल सत्यनारायण कथा है और परसों सुबह यह बंगला खाली कर दिया जाना है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ मेरा ही घर नहीं। परसों के बाद अल्मोड़ा में कोई बेबी होगी, बंबई में कोई डीडी होगा, नायक नायिका नहीं होंगे। पांगर के पेड़ तले बब्बन के साथ एक सिगरेट जल्दी जल्दी फूंकते हुए वह अपने से पूछता है, नायक नायिका नहीं होंगे या कि जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद होकर रहेंगे? संशय के रूप में हो, चुनौती के रूप में हो, प्रेम में या कि से मुक्ति नहीं। तो मित्रों, ये था कसब का तीसरा अध्याय। अब तक आप इस किताब के 40 पृष्ठ सुन चुके हैं। क्योंकि इस किताब में अध्याय के मार्कर्स नहीं हैं, हम अब पन्नों में यह सफर तय करेंगे। तो अगला सफर हमारा 41वें पन्ने से शुरू होगा। मिलते हैं जल्द ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।